कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक। हमारे सामने है पीसीसी मेंबर श्रीनिवास गुप्ता जी और जानना चाहूंगा राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा पर निकले हुए और राम मंदिर के बारे में। हमारे नेता जी राहुल गांधी जी 14 तारीख से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर शुरू की है उन्होंने, और ये बहुत ज़रूरी भी थी। देश में न्याय की ज़रूरत है, क्योंकि मणिपुर ऐसा पॉइंट है जहाँ से ये यात्रा शुरू की गई है। मणिपुर के लोगों के साथ ही न्याय नहीं हो रहा है। हमारी जो सरकार है, जो ध्यान सरकार ने मणिपुर पर देना चाहिए, पूरा 8-10 महीने का टाइम हो गया, लोग बर्बाद हो गए, लोगों की जानें चली गई और ऐसा विभत्स दृश्य भी वहाँ हुआ जिसको कहने में भी शर्म आती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही, क्योंकि सरकार तो सबकी है। मणिपुर इस देश का हिस्सा है। सरकार जो मोदी जी प्रधानमंत्री हो, मणिपुर वालों के भी प्रधानमंत्री उतने ही हैं जितने बनारस वालों के। तो वहाँ उन्होंने जाना चाहिए। और सरकार के पास तो सैन्य बल इतना है कि ये जो मारकाट हुई है इसको तो तुरंत रोक सकते थे चाहते थे। तो अफसोस है इतनी लापरवाही क्यों है। बाकी सारे देश में न्याय की ज़रूरत है। हमारी जो खिलाड़ी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके साथ अन्याय हुआ, मेडल जीते हैं, दूसरे देशों से खेल में जीत हासिल की है तभी मेडल मिले हैं, उससे भारत का नाम रोशन हुआ। लेकिन उनके साथ भी न्याय नहीं हुआ। और एक बहुत बड़ा आंदोलन किसानों ने किया था, 380 दिन का आंदोलन रहा। 700-750 किसानों ने अपनी आहुति दी है जान की, और वो जो काले कानून थे उनके खिलाफ ही आंदोलन था। इस सरकार ने किसानों को आतंकवादी कहा और क्या क्या नाम से पुकारा, खालिस्तानी कहा और कितनी भी ऐसी बातें कही जो किसानों के सम्मान को चोट पहुंचाने वाली थी। उन पर ठंड में पानी की बौछारें की गई, बॉर्डर पर लंबी लंबी कीलें गाड़ी गई और कभी बिजली काटी गई, कभी सफाई का प्रबंध ना किया गया। तो उनको एक नरक का जीवन जीने पर मजबूर किया गया 380 दिन। 380 दिन के बाद सरकार उन कानूनों को वापस लेने पर मजबूर हुई और अपनी गलती मानी। तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर गलती तब मानी गई जब 700-750 किसानों की जानें चली गई। क्या किसी सरकार को इस बात पर माफ़ी मिल सकती है? अगर एक भी जान सरकार की वजह से जाती है तो सरकार जो है अपराधी से कम नहीं मानी जाएगी। तो ये इस किस्म के न्याय की ज़रूरत है। हमारे कर्मचारियों के साथ अन्याय है। जो नोटबंदी की गई उससे हमारी जो छोटी फैक्ट्रियां हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो बर्बाद हो गए। एक ही सेक्टर है जो बेरोजगारी को दूर कर सकता है, वो है एमएसएमई और छोटा दुकानदार। एमएसएमई की कमर तोड़ दी गई, जिससे बेरोजगारी 50 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई। देखो, देश की इकोनॉमी ऐसे घूमती है, किसान और मजदूर के जेब में पैसा आएगा, एमएसपी उसको पूरा दिया जाएगा, मजदूर को मजदूरी पूरी दी जाएगी, तो मजदूर और किसान अपना पैसा बाजार में खर्च करेगा। वो दुकान से कहीं से कपड़ा लेगा, कहीं से फर्नीचर लेगा, कहीं से लोहा लेगा, कहीं से बिल्डिंग मटेरियल लेगा, तो पैसा बाजार में आएगा। बाजार में आएगा तो बाजार जो दुकानदार है फैक्ट्री से माल की डिमांड करेगा, तो फैक्ट्री चलेगी। फैक्ट्री चलेगी तो बेरोजगार वहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो एमएसएमई और दुकानदार
किसी सरकार के पास कोई भी इलाज नहीं है बेरोजगारी को ख़त्म करने का एमएसएमई के बिना, और एमएसएमई की कमर तोड़ दी नोटबंदी ने। दूसरा बड़ा मुद्दा है महंगाई का। महंगाई 450 रुपये का सिलेंडर था जब सरकार कांग्रेस पार्टी की गई, और आज 1150 रुपये का है। कैसे गुजारा होगा? बिजली महंगी है, पेट्रोल डीजल महंगा है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि जब हमारा फ्यूल ही महंगा हो गया तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। जो माल, कोई भी माल आएगा वो ट्रांसपोर्ट से ही आता है। जीएसटी बड़ा ज़बरदस्त लगा दिया गया, 18% 28% जीएसटी है, जो कम होना चाहिए। और जीएसटी से पैसा जनता की जेब से निकाला जा रहा है, पेट्रोल और गैस के ज़रिए निकाला जा रहा है, टोलों से निकाला जा रहा है। तो सरकार के पास इतना पैसा हो गया जेब से निकालने के बाद, और इतना पैसा तो यूँ हो गया। और दूसरा ताज्जुब की बात यह है कि जब सरकार गई थी कांग्रेस की 2014 में, तो 55 लाख करोड़ कर्जा था। आज वो कर्जा बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया, 1.5-4 गुना हो गया। 1947 से 2014 तक तो 55 लाख करोड़ था, लेकिन 2014 से 2023 तक आके 55 लाख करोड़ का 205 लाख करोड़ हो गया। तो ना कोई बड़ा प्लांट बना है, ना कोई यूनिवर्सिटियां बनी हैं, ना कोई नए एम्स बने हैं। पैसा गया कहाँ? ये एक बड़ा विचारणीय विषय है। और इन सब बातों पर पर्दा डालने के लिए इसको, अयोध्या के मंदिर को हथियार बनाया जा रहा है। इनसे कोई ये ना पूछे कि महंगाई क्यों है, इनसे कोई यूँ ना पूछे कि बेरोजगारी क्यों है, इनसे कोई यूँ ना पूछे कि इतना कर्जा कैसे हो गया, इनसे क्यों पूछे, कैसे पूछे कि भाई ये जो किसानों के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर इतने जुल्म किए जा रहे हैं क्यों हैं। एक मंदिर का नाम लेके, भगवान राम तो सबके हैं, भगवान राम से कोई खिलाफ नहीं है, मंदिर से कोई खिलाफ नहीं है। खिलाफत है तो एक बात की है, अगर राम का और मंदिर का राजनीतिक करना। राम तो हमारे आस्था के प्रतीक हैं, राम तो इस देश की पहचान है, इसमें कोई शक नहीं। हर चीज़ का मिसयूज़ करते हैं, राम का मिसयूज़ कर रहे हैं। राम को भी ये राम के नाम से वोट लेना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि राम तो सबके हैं। राम अकेले बीजेपी के नहीं है, मंदिर अकेला बीजेपी का नहीं है। अभी इनको और कोई रास्ता ना मिला तो मंदिर पर अपना पूरा कब्जा जमा के और ये दिखा रहे हैं कि जैसे बीजेपी नहीं बनाया है, हालांकि ये कोर्ट के आदेश से बन रहा है। 22 जनवरी को अधूरे मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जो हमारे चारों शंकराचार्य इसके विरुद्ध हैं। सनातन में अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने तो राजनीति करनी है, अधूरा हो पूरा हो। इन्होंने तो वोट चाहिए, ना राम चाहिए ना राम का मंदिर चाहिए। इन्हों को तो वोट दे दो, मंदिर कहीं जाओ, राम कहीं जाएं। इनको इस बात की चिंता नहीं है। ये नियम तोड़ते हैं, खिलाड़ियों को पीटने में भी तोड़ते हैं, राम की प्राण प्रतिष्ठा करने में भी तोड़ते हैं। ये धींगा बस्ती की सरकार है, ये कोई नियम की सरकार नहीं। इसलिए संविधान को मजबूत करने की ज़रूरत है, और आने वाले चुनाव में जनता इनकी बातों को समझेगी, इनको कड़ा उत्तर देगी। वो प्राण प्रतिष्ठा जो करने जा रहे हैं मोदी जी, हाँ जी, लेकिन शंकराचार्य उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ जी। तो शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि एक तो उसका गुंबद नहीं बना है, और वहाँ पे मतलब कि प्राण प्रतिष्ठा का जो एक नियम है, जो शास्त्र के संपत्त होना चाहिए, वो चीज़ नहीं है। तो फिर ऐसी क्या बात हो रही है कि भाई ये अड़े हुए हैं उसी के ऊपर, हम तो करेंगे तो 22 जनवरी को ही करेंगे। बात ये है कि 2024 के चुनाव के बाद इन्होंने मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है। इनको तो मंदिर और राम का नाम चाहिए चुनाव से पहले। और वो 22 जनवरी का मुहूर्त भी ये निकलवाया गया, अभी इस दिन का निकाल दो ताकि हमारे इलेक्शन के हिसाब से सूटेबल हो। हमारे जो शंकराचार्य ये कह रहे हैं, बात भी सही है कि प्राण प्रतिष्ठा केवल मूर्ति की नहीं होती,
प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की होती है। मंदिर जो है वो शरीर है, उसमें गुम्बद भी आता है। जब शरीर ही नहीं है तो प्राण प्रतिष्ठा कहाँ करोगे? तो उनका तर्क तो ठीक है, शास्त्र के अनुसार, सनातन के अनुसार सही बोल रहे हैं, लेकिन उन पर भी कोशिश ये हो रही है कि वो भी अपने शास्त्र की सच्चाई को ना बोलें और वो इनकी बात में मिला दें। लेकिन हमारे शंकराचार्यों पर ना ईडी का असर हो सकता, ना इनकम टैक्स का असर हो सकता। वो तो विरक्त साधु हैं, वो तो सच्चाई बोलेंगे। जो शास्त्र बोलते हैं, शास्त्र की रखवाली करने के लिए ही गद्दी नशीन है। तो इसलिए ये सरकार एक तरीके से हम ये कहूँ असमंजस में है, क्या करें। इनके पास मंदिर के अलावा कोई चीज़ नहीं है 9.5 साल में। ना 15 लाख रुपए दिए किसी को, ना 10 करोड़ नौकरी दी। 20 करोड़ देनी चाहिए थी अभी तक 10 साल में। तो बेरोजगारी का ये हाल है, महंगाई का ये हाल है। लोग मंदिर का क्या करेंगे जब पेट ही नहीं भरेगा, जब रोजगार ही नहीं होगा तो क्या करेंगे मंदिर का। पंडित नेहरू जी ने आज़ाद होने के बाद कारखाने लगाए थे, एम्स बनाए थे, IIM बनाए थे और उनको कहा था ये हमारे आधुनिक मंदिर हैं। मंदिर तो वो हैं जी जी, जो आधुनिक मंदिर तो वो हैं। ये मंदिर तो चलो, मंदिर तो इस देश में बहुत हैं। हमारे दक्षिण भारत में ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो शिल्प के अनूठे नमूने हैं। तो हर मंदिर का महत्व है, हर मंदिर का अपना अलग अलग महत्व है। हरियाणा के अंदर भी अब लोकसभा के भी और विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किस तरह का प्रदर्शन अब करने जा रही है? क्यों कांग्रेस पार्टी जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है बड़ी मजबूती से लड़ेगी। घर घर कांग्रेस पहुंचेगी और लोगों को बताएगी कि इस सरकार ने कितनी नाजायज़ बातें कर रखी हैं। उनका 400 का सिलेंडर 1150 का देना पड़ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 500 का देंगे, हम 1150 से 500 का देंगे। बिजली महंगी कर दी है, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। और ये जो अपमान कर रहे हैं किसानों का, कर्मचारियों का, व्यापारियों का, इस अपमान से छुटकारा दिलाएंगे। तो सरकार, जनता हमारी बात को सुनेगी और हम कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। हरियाणा में सरकार बनाएगी? सरकार बनाएगी, और सरकार तो बनाएगी अक्टूबर में जी। लेकिन जो ये 10 जो हमारे लोकसभा के सदस्य चुने जाएंगे, इस चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारी पार्टी करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतनी जानकारी दी। और ये थे हमारे सामने श्रीनिवास गुप्ता जी, जो एक बहुत ही प्रखर नेता के रूप में जाने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद जी।